इनको कब से कब तक आप इनका कार्यकाल देखते हैं, या कहीं कहीं 23 मिलेगा है, या कहीं कहीं 295 मिलेगा, तो इसे आप घबराइए नहीं। 295 हाँ, कहीं कहीं 295 भी है। तो यही है मोटा मोटा 222 या 23 से 298 ईसा पूर्व, और 298 में भी निसार आता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जान लें मौर्य इतिहास जानने के साधन या स्रोत। मौर्य वंश का इतिहास, वंश लगा लीजिए, मौर्य वंश का इतिहास जानने के साधन या स्रोत। इसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट है, अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है क्या? मौर्य वंश का इतिहास जानने के साधन, ये हम थोड़ा बहुत इसमें बताया भी गया था। इसमें ये बताया गया कि साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। किससे? साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक साधन, साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं, यानी कि साहित्य से। दूसरा, बौद्ध ग्रंथ से जानकारी होती है जी, बौद्ध ग्रंथों से जानकारी होती है। तीसरा, जैन ग्रंथों से भी जानकारी होती है मौर्य वंश के इतिहास के बारे में। जैन ग्रंथ, विदेशियों का विवरण जी, विदेशियों का विवरण का जो विवरण मिलता है विदेशियों का। और क्या जानकारी मिलती है? पुरातात्विक, जो पुरातत्व से जो पुरातात्विक अवशेष या वस्तुएं मिली हैं, शिलालेख, अभिलेख, युवालेख, उससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए थोड़ा सी क्रमबद्धता के अनुसार देखा जाए तो साहित्य में अगर हम देखें तो 2-3 चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। साहित्य में पुराण आ जाएगा, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानता है? शूद्र मानता है, कहता है कि यह निम्न कुल के व्यक्ति थे। ब्राह्मण साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पुराण भी इसमें आ जाएंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और सबसे प्रमुख है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस है क्या भाई? जासूसी ग्रंथ, नाटक भी से कहते हैं। कौन कहा जासूसी ग्रंथ? नहीं, जासूसी ग्रंथ नहीं है बेटा, ये नाटक है, ये भी जान लें। ये नाटक है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। नहीं सही रहेगा, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इन सब साहित्यिक स्रोतों में देखिए ब्राह्मण साहित्य आपका आएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा, और इसमें पुराण भी देख सकते हैं, पुराण भी आएंगे। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, साहित्य में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य, इन सबको ब्राह्मण साहित्य में रखो, ऐसे ज्यादा ठीक है। साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बाहर इसमें ये आ जाएगा अर्थशास्त्र और पुराण, ये सब इसमें आ जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे। तो साहित्य में ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। अब देखा जाए तो ये लोग सब क्या मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्या था? शूद्र वंश का मानते हैं, शूद्र कुल का रहा होगा, यानी निम्न कुल का रहा होगा। इसी तरह से बौद्ध ग्रंथ में देखिए दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश और दिव्यावदान आते हैं। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, ऐसे करके
दीपवंश, महावंश, महावंश पर टीका एक है, वो भी जिसके बारे में कुछ जानकारी देती है। महावंश टीका, विद्यावदान और महाबोधि, विद्यावदान महाबोधिवंश, महाबोधिवंश, महाबोधिवंश। इसी तरह से देखिए जैन ग्रंथों में देखिए भाई, जो मौर्य वंश यानी मौर्य इतिहास जानने के साधन हैं, साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस आएगा, पुराण आएंगे, बौद्ध ग्रंथ में महावंश, दीपवंश, विद्यावदान, महाबोधिवंश, और जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। भद्रबाहु का कल्पसूत्र यानी कि भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये सब जैन मुनि थे दोनों लोग। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इन लोगों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन से। और विदेशी विवरण में तो बहुत सारे लोग हैं, जस्टिन है, स्ट्रेबो है, प्लूटार्क है, ये इसमें ज़्यादातर यूनानी क्लासिकल राइटर हैं, यानी यूनानी रोमन लेखक जो हैं, उन्होंने मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला है। डियोडोरस है, डियोडोरस, प्लूटार्क है, जस्टिन है, एरियन है, बहुत सारे जो यूनानी राइटर आए थे सिकंदर के साथ या सिकंदर के बाद, वह सब मौर्य वंश के इतिहास के बारे में कुछ न कुछ सूचना जरूर देते हैं। नियार्कस ये थल सेनाध्यक्ष था ना इनका, सिकंदर का, नियार्कस, तो दिन भी शायद बताए थे थोड़ा बहुत। जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, डियोडोरस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, प्लिनी, जस्टिन, अरिस्टोबुलस, प्लिनी है, जस्टिन है, प्लिनी, जस्टिन, इन सबसे जानकारी मिलती है। जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस, जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, डियोडोरस, एरियन, मेगास्थनीज, ये सब लोग थे। ये सब यूनानी राइटर हैं, या सिकंदर के बाद आने वाले बहुत सारे यूनानी विद्वान थे, जिनके माध्यम से, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है, तो इंडिका के जो सारे पार्ट हैं छोटे छोटे कई खंडों में विभक्त हैं, लेकिन इन सब के लेखनी में कहीं न कहीं इनका विवरण मिलता है। पुरातत्व में अगर हम जाएं तो सबसे ज़्यादा देखेंगे अशोक के जो शिलालेख वगैरह हैं, जितने भी अभिलेख हैं, लगभग अशोक के 40 से 47 अभिलेख मिलते हैं। 40 या किसी किताब में 47 दिया है इन अभिलेखों के बारे में। और देखिए एक महास्थान और सोहगौरा स्थान मिलता है। महास्थान जो है ये बंगाल में है, अब संभवतः या बांग्लादेश में संभवतः चला गया है। बंगाल और सोहगौरा इन अभिलेखों से भी
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। सोनौरा कहाँ पड़ता है? हाँ जी। महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में ना। हाँ, मतलब कि उस समय अब ये बांग्लादेश में पहुंच गया है। बांग्लादेश इन हिसाब से इसमें दिखाया क्या गया है, ये आपको अशोक के समय में भी देखने को मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अकाल से निपटने के लिए। अकाल में क्या होता है? भूखमरी, दरिद्रता आ जाती थी। तो ये अकाल से निपटने के लिए यहाँ पर अन्नागार स्थापित किया। से निपटने हेतु अन्नागार यानी कोष्ठागार या अन्नागार, बड़े विशाल अन्नागार की, जैसे इस समय FCI वगैरह के गोदामों में भरा होता है। अकाल से निपटने हेतु अन्नागार स्थापित किया था। चलो ये हो गया। अब इनके बारे में अगर अशोक के अभिलेखों को पूछा जाए कि कहाँ कहाँ से मिले हैं, भारत के अलावा और किन देशों से मिले हैं, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ से मिले वहाँ तक इनकी राज्य की सीमा रही होगी, तभी तो मिल रहे हैं वहाँ पर। अगर देश की बात की जाए तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं तो भारत में तो है ही हैं ऑलरेडी, अफगानिस्तान, और कहाँ से मिलते हैं, नेपाल और बांग्लादेश से मिल ही रहा है। और ये भी हो गया है देश, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश भी कह सकते हो, महास्थान वहीं पर है। इन सारी जगहों से एक विस्तृत राज्य की सूचना एक तरह से ये दे रहे हैं। जो भी अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख मिल रहे हैं इन स्थानों से, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ तक मौर्य साम्राज्य निश्चित रूप से यह विस्तृत रहा होगा, एक विस्तृत क्षेत्र में राज्य रहा होगा इनका। देखिए सवाल कहाँ से बनते हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर मौर्य वंश या अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। D.R. भंडारकर महोदय ने, D.R. भंडारकर महोदय ने ये सवाल पूछा गया है। D.R. भंडारकर महोदय ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर, इसके आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, तो इससे भी मौर्य वंश के इतिहास को जानने की जो है, जानने का एक आधार मिलता है। अभिलेखों के आधार पर इन्होंने अशोक, चूंकि अशोक के ही अभिलेखों को इन्होंने आधार बनाया था और उन्हीं के मिले भी हैं ज़्यादातर, तो महोदय ने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, अच्छा ये बताया जाए, उसी में लिख लीजिएगा, पूरा तत्व में ही ज़्यादा सही रहेगा। उसी के नीचे D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का एक सफल प्रयास किया है। बहुत सारी बातें इन्होंने अभिलेखों के आधार पर दर्शाने की कोशिश की है और काफ़ी ठीक ठाक ढंग से इन्होंने दर्शाया भी है भंडारकर महोदय ने। और अगर पूछा जाए तो एक और अभिलेख मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये इसी में लिख लीजिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, विशेषतः किसके बारे में बताइए। एक झील का निर्माण किया गया था, सुदर्शन झील, वेरी गुड, क्यों किया है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से भी चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के इतिहास को जानने का स्रोत मालूम चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये पड़ता कहाँ है जूनागढ़? गिरनार, राजस्थान है, गुजरात भाई, गिरनार गुजरात।
और उस समय यह गुजरात किस नाम से जाना जाता था? सौराष्ट्र के नाम से। और आपका कर्नाटक किस नाम से जाना जाता था? मैसूर के नाम से। ठीक, ये क्लियर हुआ हमारे ख्याल से कि इतनी सारी चीजें हैं जो आपको मौर्य इतिहास जानने के साधन के रूप में ये देखी जा सकती है। अब हम देखिए चलते हैं कुछ जो आपको हमने बताया कि ब्राह्मण साहित्य इसे क्या घोषित किए हैं? शूद्र घोषित करते हैं ये लोग। ब्राह्मण साहित्य इसको शूद्र घोषित कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का या शूद्र घोषित करते हैं। देखिए कहानियां तो बहुत सारी हैं, सर ने भी एक दिन बताया था, हमने भी इसके पूर्व वाले क्लास में बताया था। इतना जानो जहाँ से सवाल बनते हैं उसको ठीक ढंग से नोट करते चलिए और जानते चलिए। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्या घोषित करता है? शूद्र घोषित कर रहा है भाई। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र घोषित करता है। तमाम कहानियों के माध्यम से इनको शूद्र घोषित करता है। वहीं पर देखिए विष्णु पुराण कहता है कि शिशुनाग वंश के बाद शूद्र शासक होंगे भारत में। विष्णु पुराण, ये देखिए ब्राह्मण साहित्य में पुराण आ रहा है तो विष्णु पुराण में यह जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण कह रहा है कि जब शिशुनाग वंश मगध के उत्कर्ष में आप देखे होंगे शिशुनाग वंश आता है, तो विष्णु पुराण ये कहता है कि शिशुनाग वंश के बाद भारतीय भूमि पर कौन एक छत्र राज्य करेगा? शूद्रों का राज्य होगा। विष्णु पुराण कहता है कि शिशुनाग वंश के बाद शूद्र शासक होंगे, शासक बनेंगे। सार्वजनिक लीजिए, बहुत लंबा मत बनाइए। ये ध्यान दीजिए कि पुराण और ब्राह्मण साहित्य इसको क्या कहते हैं कि यह निम्न कुल का रहा होगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही सवाल बनता है कि यह निम्न कुल का था या ऐसा कौन मानते हैं? ब्राह्मण साहित्य। वहीं विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस नाटक है यह क्या कहता है? चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलहीन कहा है। ये सवाल पूछा गया है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को पुस्तक में लिख लीजिएगा। विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानता है? मौर्य को वृषल शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए वृखल कह सकते हैं, इसका मतलब होता है निम्न कुल का मानता है, निम्न कुल का मानता है। ये हुई बात ब्राह्मण साहित्य यानी साहित्यिक स्रोतों में इन सब की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप देख ही रहे हो। कौटिल्य तो उसको शूद्र कहेगा नहीं, कहते हैं कभी कभी खुश होकर शूद्र कह देता था उसको, हालांकि वो कोई प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। तो मुद्रा राक्षस का आप जरूर लिखिएगा। मुद्रा राक्षस यानी विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल को माना गया है। वृषल या कुलहीन, निम्न कुल या कुलहीन कहा गया है। मतलब ये सब शब्द आए निम्न कुल, कुलहीन या वृषल कहाँ पर घोषित किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। ठीक। और एक है मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज और विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी। इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त जो है मुरा नामक महिला से उत्पन्न है। मुरा मतलब जो मौर्य, बाद में मौर्य उनका पीछे नाम लग गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये राधे स्वामी और ढूंढीराज, राधे स्वामी ऊपर लिख दें, ठीक।
इतना मिटा दे रहे हैं बस। देखिए मुद्रा राक्षस के टीकाकार भिंडीराज हैं, ये मुद्रा राक्षस के टीकाकार हैं, टीकाकार भिंडीराज या भिंडीराज, भिंडीराज, हाँ। और मुद्रा राक्षस के टीकाकार भिंडीराज और विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी और विष्णु पुराण के टीकाकार श्री विष्णुधर स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक महिला से उत्पन्न बताया है, मुरा नामक महिला मतलब निम्न कुल की एक महिला थी, उससे इनका जन्म हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ टीकाकार जैसे रामायण पर टीका लिखी एक तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने, मतलब इसी को शार्ट कट में अपनी भाषा में लिखने वाले टीकाकार। हिंदी वाले कोई है? हिंदी वाले बताओ टीका क्या होती है? विस्तृत विवेचन जो किया गया है वही है टीका, में लिखा गया है। जैसे जो है एक तरह से टीका ही तो लिखा है रामायण पर रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने। मुद्रा राक्षस तो इन्होंने कहा श्रीधर स्वामी, विष्णु नहीं लिखा है, श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को कहा कि मुरा नामक महिला से यह उत्पन्न हुआ था और यह निम्न कुल का था। इसी तरह से देखिए कुछ उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में आ जाए। बौद्ध ग्रंथ देखिए, बौद्ध ग्रंथ इसको क्या कहता है? बौद्ध जैन ग्रंथ इसको कुलीन कहता है। बौद्ध और जैन ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। देखिए ऐसे मैथिली के लिए आएगा तो आप फंस जाओगे, इसलिए ये जान लीजिए इतना, इसको क्षत्रिय या क्षत्रिय की जगह कुलीन लिख दिए, कुलीन सब तब भी कंफ्यूज मत होना कि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं जैसे कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन वगैरह जो हैं वो, और ये महावंश, दीपवंश, महाबोधि वंश, दिव्यावधान, इसको क्या मानते हैं कि यह कुलीन वर्ग से था, क्षत्रिय वर्ग से था, कोई निम्न कुल का नहीं था। बौद्ध जैन ग्रंथ क्षत्रिय या कुलीन मानते थे। महापरिनिब्बाण सूत्र में मौर्यों को क्षत्रिय एवं पिप्पली वन का शासक बताया गया है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, महापरिनिब्बाण सूत्र, महापरिनिब्बाण सूत्र। ये जो आएगा इस तरह से आईएएस में, तो आप कहेंगे कि सर ये नाम तो हमने सुना नहीं है। तो महापरिनिब्बाण सूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य को, में चंद्रगुप्त मौर्य को या मौर्यों को क्षत्रिय, मौर्यों को क्षत्रिय क्या कहा है? क्षत्रिय एवं पिप्पली वन का शासक। पिप्पली वन किधर था? वही बॉर्डर पे, नेपाल के। पिप्पली वन का शासक बताया गया है, शासक बताया गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में मौर्यों को क्षत्रिय एवं पिप्पली वन का शासक बताया गया है। इसी तरह जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषक ग्राम के मुखिया की दुहिता से उत्पन्न क्षत्रिय बताया गया है। जैन ग्रंथ का देखिए ये परिशिष्ट पर्वन है, इसमें कहा गया है कि एक मुखिया थे,
मयूर को पालने वाले मुखिया, गांव का मुखिया था और वह क्षत्रिय था, उसकी पुत्री से यह उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषक ग्राम के मुखिया की दुहिता मतलब पुत्री का पुत्र बताया गया है। मयूर पोषक ग्राम के मुखिया की दुहिता से उत्पन्न क्षत्रिय बताया गया है। इसका मतलब यह जो मयूर पोषक मुखिया रहा होगा वह क्षत्रिय रहा होगा। लिख लीजिए, परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषक ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र बताया गया है, यानी पुत्री का पुत्र बताया गया है। अशोकावदान, ये जो देखिए अशोकादान में मूर्धा विशिक क्षत्रिय से कहा गया है। बिंदुसार स्वयं को मूर्धा विशिक क्षत्रिय कहता है। अशोकावदान में बिंदुसार ने स्वयं को, बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ना। हाँ, अशोकावदान में बिंदुसार ने स्वयं को मूर्धा विशिक्त क्षत्रिय कहा, मूर्धा विशिक्त क्षत्रिय कहा है। तो जो भी हो कहा है, अशोकावदान में बिंदुसार ने स्वयं को मूर्धा विशिक्त क्षत्रिय कहा है, मूर्धा विशिक्त क्षत्रिय कहा है। अब देखिए ये हो गए ये लोग। अब आ जाइए विदेशियों के विवरण में कौन किसको क्या कहा, ये हमने बताया भी है। तो ये देखिए आपका ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ हो गए। विदेशियों को विवरण में देखिए, मिटा दे रहे हैं भाई, नीचे कर रहे हैं। देखिए क्रमबद्धता के अनुसार बता रहे हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और बड़ा, हम तो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, हमको लगता है इतना बड़ा कोई टीचर नहीं लिखता होगा। देखिए इतने में पूरा भर दिए। आगे आ जाइए, आगे या सीट खाली भैया, आ जाइए। नहीं, दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष हो सकता है इनको। नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखती, ध्यान लीजिए। और इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है दूर दृष्टि दोष में? उत्तल लेंस, निकट में ये पूछा जाता है सवाल भाई, जीएस का आपको बता रहे। लेंस पढ़े होंगे इंटर में। तो देखिए यूनानी लेखक जस्टिन और स्ट्रेबो इसको क्या मानते हैं? यूनानी लेखक जस्टिन और स्ट्रेबो इसको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? बोलिए जल्दी से। सेंड्रोपोर्टस कहते हैं भाई, सेंड्रोपोर्टस। और इसी तरह से एरियन और प्लूटार्क, यही पूछा जाता है, एरियन और प्लूटार्क। एंड ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ जाएगा अंग्रेजी वाला। इसको क्या कहते हैं? एंड्रोपोर्टस कहते हैं, एंड्रोपोर्टस या कोर्टस। इसी तरह से एक और है फिलार्कस महोदय। फिलार्कस महोदय कह रहे हैं, ये क्या थे? सेंड्रोपोर्टस। तो कुल मिला के इन सब का कहना, इन सब को जो है इससे जोड़ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन जोड़ रहा है? सर विलियम जोन्स। सर विलियम, एरियन और प्लूटार्क, एंड्रोपोर्टस, फिलार्कस, एंड्रोपोर्टस कहते हैं।
और इन सब की पहचान जो है कौन कर रहे हैं? सर विलियम जोन्स 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ये आए थे आपके कलकत्ता में, टकसाल के अधिकारी थे सर विलियम जोन्स। इन सब की पहचान किससे की है? और यही पढ़ते भी हैं, देखिए वहाँ दिल्ली टोपरा वाला, क्यों जितेंद्र? हाँ, 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने इन सब की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यही पूछा जाएगा सवाल कि एंड्रोकोटस किसने कहा? सेंड्रोकोटस किसने कहा? एंड्रो में एरियन जोड़ दीजिएगा, सेंड्रो में जस्टिस वगैरह है, सा इसमें जुड़ा है, सा इसमें जुड़ा है, कुछ इस तरह से इसे बना लिया करिए। एरियन जैसे है ना, एंड्रोकोटस, जस्टिन स्ट्रेबो, सेंड्रोकोटस। फिलार्कस का नाम पूछता नहीं है, जबरदस्ती आपको हमने बता दिया क्योंकि हाईटेक आपकी काफ़ी ऊंची क्लास है। सेंड्रोकोटस, फिलार्कस। अब इन सब की पहचान सबसे पहले किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। इनकी एक सोसाइटी थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, तो उसी में इन्होंने अपनी सोसाइटी अपने एक लेख में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कभी कभी आपको इसमें पूछा जाता है, इसके जो है संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। वही कलकत्ता से पत्रिका भी निकलती थी, एक सोसाइटी ने बनाया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। तो सबसे पहले किसने पहचान की थी? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से सर विलियम जोन्स। दिमाग में रखिएगा, ये आपके ये भी निपट गए। विदेशियों के विवरण में ये सवाल पूछा जाता है, अभी और बताएंगे जस्टिन इनको क्या आगे आगे कहानियां जैसे चलती है। तो पुरातत्व में आइए देखते हैं कुछ बातें। पुरातत्व की बातें तो हमने बता ही दी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो सुदर्शन झील का इतिहास मिलता है, एक जगह भी सुदर्शन झील का इतिहास दिखाते हैं कि वहाँ से सवाल बनते हैं। और महास्थान सोगौरा से मिलता है। अशोक के समस्त अभिलेखों से मौर्य वंश के इतिहास को जानने की जो है जानने का स्रोत या साधन मिलता है। तो ये इतना हुआ आपका, क्लियर हो रहा है। तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले जो है एंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से, सर विलियम जोन्स। आगे की कहानी में देखिए, जस्टिन एवं प्लूटार्क ये कह रहे हैं, जस्टिन और प्लूटार्क कह रहे हैं कि ये जो है सिकंदर से मिलने गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह की बात कौन कर रहा है? जस्टिन और प्लूटार्क ये कह रहे हैं कि यह जो है, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वह इसकी सेना में भर्ती भी हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की मुलाकात का वर्णन करते हैं ये दोनों यूनानी राइटर है ना, जस्टिन और प्लूटार्क। ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, और ये भी कहते हैं कि यह जो है उनकी सेना में भर्ती हो जाता है, उनकी सारी गतिविधियों की जानकारी लेता है। क्योंकि उसको क्या करना था? एक दिन अभियान चलाना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नंदवंश और विदेशी यूनानियों को यहाँ से खदेड़ना था ना। यही तो दो उद्देश्य था कौटिल्य का। पहले तो जो विदेशी आए हैं भारत में, विदेशियों से भारत की भूमि को मुक्त कराना है। और उस समय कौन विदेशी थे? अंग्रेज नहीं थे, यूनानी थे। समझ रहे हैं? सिकंदर और उनके चेले चपाटे जो थे, सेनापति, अभी बताएं कि डायमेकस, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस से इसकी सब लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसका उद्देश्य वही था, नंदवंश का नाश और यूनानियों को भगाना। तो जस्टिन और प्लूटार्क ये कह रहे हैं, ये सवाल बनता है कि कौन ये मानता है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई? तो ये यूनानी राइटर है जस्टिन, और प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की मुलाकात का वर्णन ये लोग करते हैं। और इसी तरह का एरियन है, एरियन कह रहा है कि चंद्रगुप्त पोरस से भी जाकर मिला।
पोरस और सिकंदर की लड़ाई आप लोग जानते होंगे, हाँ जानते हैं कि नहीं? हाँ, झेलम के तट पर। ये तो छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे, बताना पड़ेगा, जब सिकंदर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो इसी तरह से एरियन महोदय कह रहे हैं कि इसकी मुलाकात पोरस से भी हुई थी। एरियन महोदय कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त की मुलाकात पोरस से भी हुई है। पोरस से होने का क्या मतलब है? पोरस से होने का मतलब है कि ये चाहता था कि पोरस से बात करें और इन विदेशियों को यहाँ से भगाएं। बात समझ रहे हो? जैसे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किस लिए होता है कि एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़े। तो इसका भी वही है। कोई महान विद्वान ने कहा इस मुलाकात को जो है राणा सांगा के बाबर से मुलाकात करके जोड़ के देख रहा है, और ये कह रहे हैं कि यह मुलाकात इस प्रकार की जैसे राणा सांगा बाबर को आमंत्रित करता है, किस लिए? अफगानियों को भगाने के लिए ना, कि अफगानी हट जाएंगे, बाबर तो चला जाएगा अपना, फिर उसके बाद हम एक छत्र राज्य करेंगे। तो कुछ इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस की मुलाकात का वर्णन कौन करता है? यूनानी राइटर एरियन। एरियन लिख लीजिए, एरियन महोदय चंद्रगुप्त पोरस की मुलाकात का वर्णन करते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त बड़ा हाजिर जवाब टाइप का था ना भाई। जब वह कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम। तभी तो देखता है चंद्रगुप्त चाणक्य उसको कि किस तरह से राजाओं की तरह वह निर्णय कर रहा है। तो वह जो है उसको 1000 करसा पड़ में खरीद लेता है शिकारी से, इसको इस बच्चे को हमें दे दो। वह भी कहीं से खरीद कर लाया था। तो इस तरह से वह चाणक्य यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य के अधीनस्थ यानी उसके संरक्षण में आ जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है गया था वहाँ, कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य गया था किससे मिलने? सिकंदर से, या उसकी सेना में था। तो किसी बात पर उससे उसका क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। कोई हाजिर जवाबी दे देता है तो सिकंदर रुष्ट हो जाता है, कहता मैं अलेक्जेंडर हूँ, विश्व विजेता, और छोटी मुंह बड़ी बात, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। तो वो जो है उससे रुष्ट हो जाता है, कहता है इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर दो। इस तरह से उससे जुबान लड़ाता है। लेकिन वह जो है एकदम पृथ्वीराज चौहान समझिए, सिकंदर जैसे संयोगिता को लेकर भाग जाते हैं, वह जो है वहाँ से भाग लेता है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और भाग कर आकर किससे मिलता है? अपने गुरु कौटिल्य से। तो कौटिल्य वहीं पर एक स्टेटमेंट देते हैं, ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान में रखना अपने। वो कहते हैं कि एक राजा में शेरों की दहाड़ होनी चाहिए। कैसी दहाड़ होनी चाहिए? शेरों की। लेकिन साथ में और क्या होनी चाहिए? लोमड़ी की चालाकी भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? कौटिल्य कहते हैं जब वह भाग कर आता है तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, और ये कहते हैं कि एक राजा में, अगर ये स्टेटमेंट पूछ लेगा दिमाग में रखिएगा, वैसे याद हो जाएगा आप लोगों को, एक राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। लोमड़ी की चालाकी, लोमड़ी बड़ी चालाक पशु मानी जाती है, चालाकी दोनों होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह जो है सारी कथा कहानी बड़े बचपन में, मतलब युवावस्था में सब देख चुका था। सबका जो है इन्होंने जो है बाकायदे विस्तृत अध्ययन कर लिया, इनकी कमजोरी क्या है, इनकी मजबूत पक्ष क्या है यूनानियों का। तब ये शुरू करता है, इनके खिलाफ अभियान शुरू करता है। तो ये सब बातें हुई। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक और इंद्र वंश को समाप्त करना चाहता था, जिसमें वह सफल भी हुआ। एक जगह गर्भ रोटी और बालक माँ का संवाद देखने को मिलता है। जानते हो कहाँ पर? ये महाबोधि वंश में। धुआंधार इतिहास पढ़ाओ तुम्हारा टॉपिक जो है इतना बड़ा हो जाता है। अब इसमें 3 शासक थे, चंद्रगुप्त, अशोक भी बड़े लंबे चौड़े हैं बेचारे, अशोक महा। तो इसमें देखिए महाबोधि वंश में ये कहानी सर ने बताई थी ना,
महाबोधि वंश में एक कहानी मिलती है। एक बालक रो रहा है, रोटी गरम गरम उसकी माँ देती है उसको खाने के लिए। तो वह रो क्यों रहा है? क्योंकि बीच में उंगली डाल दिया। और रोटी में कौन सी उष्मा पाई जाती है? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा। पीठ थपथपाई जाएगी भाई, ये पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से। गुप्त उष्मा होती है, अगर रोटी की भाप में अगर आपकी उंगली पड़ जाए तो जल जाती है, और उष्मा से जलती है, उसमें कोई आग थोड़ी ना होती है। गुप्त उष्मा गरम गरम होती है। वो जल गया बालक, उसकी माँ उसको डांट रही है कि तुम बेवकूफ़ता कर रहे हो। कैसी बेवकूफ़ता? जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने की है। ये एक बार असफल प्रयास करते हैं ना, नंदवंश यानी मगध पर आक्रमण करते हैं, विफल हो जाते हैं। तो वो कह रही है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम किनारे किनारे क्यों नहीं खाते बेटा? किनारे किनारे खाओ, अपने आप गैस निकल जाएगी, फिर वो भी ठंडी हो जाएगी, उसको भी खा लेना। कौटिल्य सुनता है ये बात, उसके दिमाग में वो जोड़ देता है तुरंत, अपने मिशन से उसको जोड़ कर देखता है, कहता है कि ये बात सही है। पहले हम ये बाहरी जो लुटेरे आए हैं इन पर आक्रमण करते हैं, और इनको जब लूटेंगे, इनका जीतेंगे, और इसके बाद हमारे पास सेना आएगी, और सेना के बाद पैसा भी आएगा, और हम एक विस्तृत बड़ी सेना, चूँकि नंद वंश बहुत विस्तृत था ना, काफ़ी सशक्त राज्य था उस टाइम का, तब हम नंद वंश का नाश कर पाएंगे। तो ये कहानी कहाँ मिलती है? महाबोधि वंश में देखने को मिलती है। तो महाबोधि वंश में गर्भ रोटी बालक और माँ के संवाद खाने का जो वर्णन मिलता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा था? डाकुओं का गिरोह। ये सवाल पूछा जाता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह क्यों कहा भाई? डाकुओं का गिरोह कहा था, इसका क्या मतलब हुआ? गिरोह, इनकी सेना में तमाम कबीलाई और जनजातीय लोग भी थे। डाकुओं का गिरोह, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री जो है प्रकांड पंडित कौटिल्य थे ना, और जो नंद वंश के प्रधानमंत्री हैं उसकी राज्यसभा में रहते थे, इनको बहुत सारा ज्ञान था, और उन्हीं की इशारों पे ये चंद्रगुप्त मौर्य काम करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? जस्टिन ने याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। इसी तरह से प्लूटार्क ने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये कह रहे हैं प्लूटार्क। ये दोनों कौन हैं? यूनानी क्लासिकल राइटर। ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना का वर्णन करता है। 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत की बात कर रहा है। देखिए, संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यही स्टेटमेंट पूछा, भारत को रौंद डाला। ये सब गुजरे हैं, सारे सवाल आए हुए हैं भाई। संपूर्ण भारत को रौंद डाला किसने कहा था? 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क कहता है, जस्टिन डाकुओं का गिरोह कहता है। ऐसे आएगा, 6 लाख की सेना लेकर रौंद डाला। प्लूटार्क, जस्टिन, एंड्रोकोटस कुछ भी मिलान करने के लिए आएगा तो आप धड़ाधड़ ये काम कर लेंगे। अब देखिए, अगर हम देखें तो इसकी 2 विजय आपको देखने को मिलेगी मगध पर आक्रमण करने से पूर्व। कौन कौन सी भाई? ये लिख लीजिए कि नहीं? अपनी भाषा में लिख लीजिए। तो सिंध विजय ये करता है, देखिए दिमाग लगाते हैं कौटिल्य। सिंध विजय में या फिलिप द्वितीय की हत्या कर देते हैं। और करता कौन है? सिंध की विजय। और यहाँ पर कौन था? सिंध में फिलिप द्वितीय था। ये था कौन? हाँ, सेनापति उसी के गवर्नर रहे। सिंध में इनको गवर्नर बनाकर वह चला गया। बेबीलोन में तो वो मर ही जाता है, लेकिन जिसको जहाँ बना कर गया वह वहाँ पर राज्य कर रहे थे। तो सिंध की विजय जब करता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहाँ फिलिप द्वितीय थे। और फिलिप द्वितीय जब थे तो
फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है और बाद में पंजाब का सिकंदर का अंतिम गवर्नर यूडे में डच मारे भारत छोड़ भाग जाता है। जो फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है जब यह आक्रमण करता है, और हत्यारे कोई और नहीं होते, सेना में कौन थे? भारतीय लोग ही थे। तो यह अंदर अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी बनाने का काम किया था कि अरे ये विदेशी लोग हैं, हम पर शासन कर रहे हैं। जैसे भारत में क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद का उदय होता है, गांधी जी क्यों अहिंसा के पुजारी थे? जानते थे कि अंग्रेजों के पास क्या है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, हम उनसे निपट नहीं पाएंगे लाठी डंडा से। तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय लोगों को यह पता चल जाएगा कि ये विदेशी शक्तियां हैं और हमको क्या कर रही हैं, चूस रही हैं, हमारा शोषण कर रही हैं, गंगा का जल उठा के निचोड़ कर कहाँ ले जा रही हैं? टेम्स में निचोड़ रही हैं, शोक कर टेम्स में निचोड़ रही हैं। तो उन्होंने राष्ट्रवाद पहले यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया सभा के द्वारा। जिस दिन भारत की इतनी सारी जनसंख्या जाग जाएगी, इनका कपड़ा ही नहीं खरीदेंगे, इनका हम बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे, तो अपने आप भाग जाएंगे। इनकी जड़ काट दी जाए, इनको टैक्स नहीं देंगे, नील की खेती आप करवाओगे, चाय की खेती करवाओगे, गन्ना की खेती करवाते हो, हम नहीं करेंगे, रेल की पटरियाँ उखाड़ देंगे, डाक खाने तोड़ देंगे, हम असहयोग करेंगे, अपने आप भाग जाओगे। यही तो उन्होंने किया। जब देखा कि अब भारत के लोग एकदम उद्धत हो गए हैं आज़ादी के लिए, तब उन्होंने अगस्त क्रांति कब की? 1942 में। अब यहाँ पे अहिंसक से हिंसक हो जाते हैं गांधी जी, जानते हैं? अहिंसक रहते हैं सारी उम्र, लेकिन 1942 में क्या कहते हैं? करो या मरो, डू और डाई, अंग्रेजों भारत। तो सिंध की विजय, तो फिलिप द्वितीय यहाँ मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और इसके जो सैनिक थे भारतीय, वो किससे आके मिल जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से। और वही बगल में पंजाब था। ये दोनों स्थान कहाँ है इस समय? सिंध और पंजाब पाकिस्तान में है भाई। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, पूर्वी पंजाब भारत में। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल भारत में, पूर्वी बांग्लादेश, जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश हो गया है, ये तो आप जानते हैं। तो ये जो फिलिप द्वितीय मारे गए, यहाँ की सेना आके चंद्रगुप्त मौर्य से मिल जाती है। तो जो पंजाब के गवर्नर थे कौन? यूथिडेमस, ये भी थे किसके गवर्नर? सिकंदर के। ये तो डर के मारे भाग जाते कि अब यहाँ जीना दूभर है। तो पंजाब के यूथिडेमस महोदय डर कर पंजाब छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय भूमि क्षेत्र का जो अंतिम गवर्नर था वही थे, यूथिडेमस ही थे, सिकंदर का अंतिम गवर्नर। भारत छोड़ देते हैं भाई, इनकी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो आक्रमण होता है, किसके विरुद्ध होता है? अब उसका मिशन क्या था? मगध को जीतना। उसका मिशन अब क्या था? मगध को जीतना। और मगध पर किसका शासन था? घनानंद का। इसके बाद मगध के शासक घनानंद को वह पराजित करता है। देखिए, सिंध विजय, पंजाब विजय हो गई, अब मगध की विजय करता है, मगध विजय। और वहां पर घनानंद, और इसका सेनापति कौन था? भद्रसाल। और राक्षस किसका सेनापति था? इसी को राक्षस भी कहा जाता है। तो भद्रसाल, घनानंद और भद्रसाल के बीच में, यानी इसके सेनापति थे, ये सेनापति था इसका, लिख लीजिए नहीं कंफ्यूज मत होना। घनानंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल। तो यह जो है यहाँ पर हरा देता है किसको? घनानंद। अब यह सवाल पूछा जाता है कि इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर किया गया है? यानी मगध में घनानंद या भद्रसाल और चंद्रगुप्त युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? का युद्ध का वर्णन आपको मिलेगा मिलिंद बंधु में। ये चीज
बहुत गाथा न गाकर मिलिंद पन्नू मिलिंद के प्रश्न, इसका मतलब क्या हुआ, मिलिंद के प्रश्न। इसमें जो है मगध विजय की जानकारी मिलेगी मिलिंद पन्नू में। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद यानी भद्रसाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कहाँ मिलता है, मिलिंद पन्नू में। लिख लीजिए मगध विजय या घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्नू में मिलता है। अपनी भाषा में कीजिए। अब देखिए इसके बाद वह अपने आप को भारत का सम्राट घोषित करता है। कब, 322 ईसा पूर्व में। अब जाकर वह सम्राट अपने आप को घोषित करता है। अभी तक वह अपने आप को सम्राट नहीं घोषित किया था, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री सलाहकार कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य का वह जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी वह अधूरी थी। समझ रहे हैं, उन्होंने कहा था नंद वंश का हम नाश कर देंगे। तो मगध विजय और का वर्णन मिलिंद पन्नू में मिलता है। और इस मगध विजय के पश्चात 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को भारत का सम्राट घोषित करता है, यानी सम्राट बना। अब आइए अंतिम लड़ाई देख लीजिए इनकी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ होती है। क्या रहे हैं भाई इसको, चलिए लिखते रहिए। 305 ईसा पूर्व। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर जो था वह सीरिया का शासक था, और वह जो था उसने देखा कि जो है सिकंदर के द्वारा जो विजित प्रदेश थे वह धीरे धीरे भारतीय मूल के लोगों के हाथों में पहुंच रहे हैं। तो वह कौन सी नदी क्रॉस करता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी क्रॉस करता है और भारतीय उन प्रदेशों को पुनः विजित करने के उद्देश्य से सिंधु नदी पार करता है। लेकिन यहाँ परिस्थितियां अब बदल गई थी, क्योंकि सिकंदर के समय कैसे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और उन छोटे राज्यों को सिकंदर आसानी से परास्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को कौन मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है। निकेटर बहुत सारी विजय इन्होंने किया था। निकेटर मतलब विजेता होता है, निकेटर इसकी उपाधि थी। सेल्यूकस निकेटर जब सिंधु नदी पार करके इधर आता है तो उसकी मुलाकात सीधे हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। और अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट होता है, यानी मगध उस समय क्या था, शिक्षा, प्रशासनिक, राजनीतिक रूप से यह जो है केंद्र बिंदु हुआ करता था उस टाइम पे। क्योंकि मगध का उत्कर्ष 16वीं षोडश महाजनपद के बाद जो मगध था, जैसे कन्नौज देखते हैं, त्रिपक्षीय जो युद्ध होता है, त्रिकोणात्मक युद्ध में मुख्य केंद्र में कौन सा राज्य होता था, कन्नौज। उसी तरह से उस टाइम में मगध मुख्य केंद्रीय भूमिका में मगध होता था, मगध का राज्य। तो अब उसके पास बहुत सारी पूंजी आ गई थी, बहुत बड़ी सेना हो गई थी, और इन सबको हराने के लिए वह जो है पहली बार रुपये का अवमूल्यन करता है। कौन, कौटिल्य। कौटिल्य करता क्या है, जैसे एक करसापण को 8 करसापण में बदल देता है। बात समझ रहे हो, जैसे अभी कुछ पकड़े गए थे सिक्कों के जो है चोर, सिक्कों को हैक करने वाले लोग पकड़े गए थे। कैसे, एक सिक्के में 4-5 ब्लेड बनाई जाती है। ब्लेड समझते हो ना, स्टेनलेस स्टील होता है, निकेल इसमें मिला होता है सिक्कों में। तो एक सिक्का अगर आपने ले लिया तो उसमें 3-4 ब्लेड बन जाएगी। और एक ब्लेड कितने की है, 3 रुपए की। 4 ब्लेड बन गई तो 12 रुपए का हो गया। 1 रुपया आपका आ रहा है, 1 रुपये खर्च रख लो तो 1 रुपये में 10 रुपये का, यानी 10 गुना मिलता था। तो उसने किया क्या, एक करसापण क्या होता था, चांदी का सिक्का होता था ना, चांदी का सिक्का होता था, इसका अवमूल्यन कर दिया, इसको छोटा छोटा करवा के इसमें 8 बना दिए। और इस तरह से उसने जो है एक भारी रकम जो है एकत्रित की और एक बड़ी सेना का वो गठन कर, विंध्य पर्वतों में रहता। बड़ी सारी कहानियाँ मिलती हैं कौटिल्य के बारे में। तब वह जाकर ये सब विजय अभियान करता है। भाई सेना को खड़ा करने के लिए रसद चाहिए ना, पैसा चाहिए, पेशेवर सैनिक भी तो चाहिए आपके पास।
कि चंद्रगुप्त और कटिल अकेले युद्ध लड़ लेते, नहीं लड़ पाते। तो सेल्यूकस निकेटर आता है और यह सिंधु पार किया, लेकिन किंतु पराजित हुआ किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर सिंधु पार करके भारतीय क्षेत्र में आना चाहता है और वह पुनः से इन क्षेत्रों को विजित करना चाहता है, लेकिन किससे पराजित होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और 303 ईस्वी में ईसा पूर्व में एक संधि होती है, और कैसी संधि होती है? वैवाहिक संधि। ये वैवाहिक संधि होती है, वैवाहिक संधि। 303 ईसा पूर्व वैवाहिक संधि होती है। वैवाहिक संधि में क्या क्या होता है भाई? ये अपनी पुत्री की शादी किससे कर देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी बताए हैं। पुत्री का क्या नाम था? हेलेन कार्नेलिया। और चंद्रगुप्त मौर्य उनको क्या देते हैं गिफ्ट में? 500 हाथी। दिखाना पड़ेगा क्या? लिख लीजिए। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। नाम क्या था? हेलेना कार्नेलिया। क्या नाम था? हेलेना या हेलेन मिलता है, कार्नेलिया। कार्नेलिया। और देखिए इधर से क्या दिया जा रहा है? 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को मिले। किसके द्वारा मिले? सेल्यूकस को मिले। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भाषण लिखिए। और लेकिन दहेज में इनको क्या मिलता है? दहेज किसको मिलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य को। बेटी वाला दहेज देगा ना। दहेज में 4 प्रांत मिल रहे हैं भाई। लियो आए थे जीतने, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। हाँ, ऊपर से बेटी भी देना पड़ा और 4 प्रांत भी देना पड़ा। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वह शांति चाहता था। अब वह दूसरी तरफ, उसकी कहानी अलग है, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता था। एक दूसरे सेनापति थे सिकंदर के, जो सेल्यूकस के लिए बाधा बने थे बेबीलोन साइड में। तो दहेज में 4 प्रांत, यही जान लीजिए 4 प्रांत कौन कौन से मिले थे? एरिया काबुल का क्षेत्र था। देखिए अन्य किताबों में अलग अलग दिया है भाई। तो एरिया यानी काबुल मिल गया। ले। दूसरा अराकोसिया। दूसरा कौन मिला? अराकोसिया। अराकोसिया को कहा जाता है कि ये आज का कंधार रहा होगा। काबुल कंधार कहाँ पड़ता है? एक बार 1999 में एक जेट प्लेन का जो है अपहरण कर लिया गया। तब तो हो सकता है आपको जन्म हो गया रहा हो। 1999 नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ लोगों का हुआ रहा होगा। तो 1999 में एक जेट मसूद अहमद जो है ना, इस समय जहर उगलता है, उसी प्लेन में छोड़ा गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी और विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह। उस प्लेन को जो है काठमांडू से दिल्ली संभवतः आ रहा था वह प्लेन। तो उस प्लेन में 4 टेररिस्ट घुसते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, समझ रहे हैं, और ले जाते हैं कहाँ? ये कंधार यानी काबुल कंधार के हवाई अड्डे पर रुका देते हैं। और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप हमारे 4 उग्रवादियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं भारत में, जानते हैं कि नहीं? अभी जो कश्मीर की एक नेत्री हैं, क्या नाम है, जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन थी। बहन का क्या नाम था अभी इसमें नहीं याद आ रहा। उसका भी एक बार अपहरण किया गया था। उसमें भी कुछ उग्रवादियों को छुड़वाया गया था विश्वनाथ सरकार में। उनके पिता ही गृह मंत्री हुआ करते थे, मोहम्मद कौन मुफ्ती थे, मुफ्ती मोहम्मद। उन्हीं की लड़कियां हैं दोनों, 2 बेटियां हैं।
तो यहाँ पे ले गए और उन्होंने कहा कि सारे लोगों की हत्या कर देंगे हम लोग। तो उस समय बड़ा विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई 1999 में। और फिर मजबूरी में जो है भारत सरकार को 4 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा और जसवंत सिंह विदेश मंत्री ले जाकर उनको वहाँ हैंड ओवर किए। उसके बाद उस विमान को मुक्त करा के भारत ले आए। उसमें एक कपल जो था वो गया था हनीमून मनाने नेपाल, उसको मार दिया गया। तो वही लोग विरोध किए थे। और जैसे आप विमान में ऐसे ही बैठे रहते हैं लोग, सबकी मुड़ी नीचे में करवा दिए और वो जो कॉकपिट होता है उसमें चले गए, जहाँ ड्राइवर वगैरह होते हैं, उनको जैसे कहेंगे वैसे करना है आपको। अमृतसर में उन्होंने फ्यूल भी भरवाया उसमें, फिर भी भारत सरकार को नहीं जानकारी हुई। एक तरह से फेल्योर था भारत के लिए यार। और उसके बाद फिर 99 में कारगिल का युद्ध भी हो जाता है, जब अटल बिहारी जी वहाँ शांति बस लेके जाते हैं, लाहौर बस सेवा चलती है, बस से जाते हैं हाय वाय करते हुए नवाज शरीफ से मिलने। इधर परवेज मुशर्रफ का नाम सुने हैं ना, तानाशाह, अंतिम तानाशाह था पाकिस्तान का, जियाउल हक, अयूब खान और ये सब परवेज मुशर्रफ वहाँ के सैनिक तानाशाह हुए। भारत में ऐसी कभी स्थिति नहीं आई। यहाँ मिलिट्री राज आ गया, यहाँ लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है। चलिए, कंधार का नाम आया तो ये कहानी भी आपको जल्दी जल्दी बता दिए। इसको सर्च करके पढ़ना मोबाइल पे। तो अराकोसिया, अभी टाइम है? हाँ, चलो बिनसात हो जाते हो, बिनसात जल्दी लपेट देंगे। तो देखिए, तो अराकोसिया कंधार एरिया काबुल और जेड्रोसिया मकरान तक, जेड्रोसिया ऐसे लिख लीजिए, ये मकरान तक था। और पेरी उल्टा नाम है ये सब, चूंकि ये लोग जीत लिए थे तो यूनानी नाम रख दिए थे ना इन क्षेत्रों पर। पेरोमिसगाई, पेरोमिसगाई, ये हेरात वाला क्षेत्र। तो ये जो हेरात, कितने प्रांत उनको दहेज में देने पड़े, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, यानी अफगानिस्तान के ये सारे क्षेत्र कहाँ आ गए, अब भारत के भूमि से जुड़ गए। अब इसकी जो सीमा थी वो क्या हो गई, हिंदू कुश पर्वत, ईरान से लगता हुआ हिंदू कुश पर्वत। अब जो है यूनानियों और भारत की सीमा रेखा कौन बन गया, हिंदू कुश पर्वत। तो ये सारे प्रांत मिल गए। अब देखिए यहाँ सवाल बनता है, किस यूनानी लेखक ने इस विवाह यानी वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है? बात समझिएगा। तो एक एपियानस हैं जिन्होंने इस विवाह का उल्लेख किया है अपने विवरण में। एपियानस, ये जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी का उल्लेख जो है, एपियानस नामक यूनानी लेखक के विवरण में मिलता है। इस शादी का विवरण कहाँ देखने को मिलता है, एपियानस। और देखिए जितने ये सब लोग हैं बंधु भाई लोग, ये सब कहीं तमाम तरह के जो है, क्या हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम उसे जानबूझ के लग गए क्या। तो एपियानस महोदय ये इस वैवाहिक संबंध का वर्णन करते हैं और इतने भाई लोग जो है तमाम तरह की का उल्लेख करते हैं, तमाम तरह के वर्णन देते हैं मौर्य वंश के बारे में। लेकिन ये चूंकि हार गए थे और एक वैवाहिक संबंध इनको मजबूरी में बनाना पड़ा था ना, तो ये यूनानी लेखक इस तरह का कहीं वर्णन नहीं करते हैं। लेकिन एपियानस के विवरण में इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिपिबद्ध किया था इस वैवाहिक संबंध का। लेकिन और तमाम ऐसे राइटर हैं जो इसको नकारते हैं। लिख लीजिए, सर्वप्रथम विंसेंट स्मिथ महोदय ने, सर्वप्रथम विंसेंट स्मिथ महोदय ने, वही स्मिथ भाई जो बार बार आए थे अभी,
हाँ, सर्वप्रथम B.A. स्मिथ भाई, विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक इनका मुख्य उद्देश्य है कि पुस्तक का नाम लिखवाना, अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ HIST और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिपिबद्ध किया था। सर्वप्रथम विंसेंट स्मिथ महोदय ने इस वैवाहिक संबंध को, ऐसे लिखिएगा, यानी हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंध को सर्वप्रथम अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिपिबद्ध किया था, लिखा था। अब देखिए भाई, ये कहानी हो गई। अब पुत्री दे दिए, 4 प्रांत दहेज में दे दिए, 500 हाथी ले लिए, चलो आगे काम आएंगे ये हाथी। और संबंध में क्या हुआ? मेगस्थनीज, वही इंडिका वाले भाई आ गए। कहते हैं कि ये पहले सिंध के, कहीं कहीं पंजाब के पहले राजदूत हुआ करते थे, यूनानी राजदूत, मेगस्थनीज। उनकी किताब का क्या नाम है? इंडिका। राजदूत के रूप में कहाँ आए? हाँ, के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए। मौर्य के, चूंकि संबंध रिश्तेदारी बनी रहे, मेगस्थनीज इंडिका राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, यानी भेजे गए। मेगस्थनीज राजदूत के रूप में आया। प्रथम भारतीय, भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था ये, समझ रहे हैं? अब तो राजदूतों की परंपरा ही बन गई है। हमारे देश का राजदूत कहीं और होगा। अम्बेसडर राजदूत एक दिन बताए थे ना आप लोगों को, दूसरे देश का अपने यहाँ होता है, क्योंकि अन्य देश, उन देशों के साथ क्या रहे, संबंधों में कोई, जैसे कोई दिक्कत होती है तो हमारा गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के जो सचिव होते हैं कि आज हमारे इतने जो है सैनिकों को मारा गया, युद्ध विराम के उल्लंघन, तो लिखित में किसको विरोध जताने जाते हैं? पाकिस्तान के उच्चायुक्त को। अगर वहाँ पर कोई समस्या हुई तो पाकिस्तान वाले भारतीय उच्चायुक्त को सूचित करते हैं। इसी तरह से मेगस्थनीज इंडिका राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था। इसी तरह से देखिए, ये बात हुई इनकी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की। अब देखिए, महावंश में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। महावंश में, लिख लीजिए स्टार बनाकर, महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को समस्त जम्बूद्वीप किसको कहा जाता है? समस्त जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है, शासक बताया गया है। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को समस्त जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। और इसी तरह मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का राज्य चतुः समुद्र पर्यंत था। चतुः समुद्र पर्यंत कह रहे हैं 4 समुद्रों को छूने का। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य चतुः समुद्र पर्यंत तक था, ऐसा कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन या राज्य चतुः समुद्र बताया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य चतुः समुद्र पर्यंत था, समुद्र पर्यंत था, ऐसा बताया गया। पर्यंत था, इतना लिख लीजिए, इतने को समझना। इसी तरह की कुछ खास जानकारी। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगी कि दक्षिण भारत की जो विजय की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, तो अहनानूर और मुरनानूर से। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी लिख लीजिए,
अगर लिखना चाहते हो। दक्षिण भारत विजय की जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय की जानकारी का तो जानकारी तमिल संगम साहित्य तमिल संगम साहित्य के अहनानूर और मुरना ये दोनों याद रखना भाई। ये दक्षिण भारत के दो ग्रंथ हैं, इससे ये जानकारी मिलती है कि जो है यह दक्षिण विजय भी किया था। इसके जो है राइटर कौन थे? मामूलनार रुद्र शर्मन, मामूलनार रुद्र शर्मन। इनके तो नहीं मिले हैं, इनको बहुत खोजा तो ये मिल गए। अहनानूर और मुरनानूर से दक्षिण भारत विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय की जानकारी अहनानूर और मुरनानूर तमिल संगम साहित्य के ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से जानकारी हासिल होती है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इनका राज्य कितना विस्तृत रहा होगा, बताइए। इधर बंगाल की खाड़ी रहा होगा असम तक, बंगाल की खाड़ी, इधर सौराष्ट्र समुद्र छू रहा है कि ना, छठा समुद्र पर्यंत बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का राज। सौराष्ट्र मतलब यानी आपसे अगर पूछे अरब सागर कह देता हूं तब भी समझ जाओगे ना। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या सौराष्ट्र, और इधर हिमालय श्रृंखला कह दे तो हिमालय की श्रृंखला, या अगर कह दिया जाए जम्मू और कश्मीर, और इधर भी था हिंदू कुश पर्वत, ईरान, अफगानिस्तान, इसी यहीं तो पड़ता है पाकिस्तान से पंजाब के क्षेत्र पर, और इधर कर्नाटक तक यानी मैसूर। हिंदू कुश पर्वत लिख सकते हो, हिंदू कुश पर्वत। तो इस तरह से इसका एक विस्तृत क्षेत्र था जिसको अंग्रेज या मुगल कोई नहीं प्राप्त कर पाया। समझ रहे हैं? यानी चंद्रगुप्त या अशोक के बाद भारत में कोई ऐसा राजा या विदेशी शक्ति नहीं हुआ जो इतने बड़े संपूर्ण राज्य पर राज्य किया। समझ रहे हैं? अब देखिए, हमने आपको बताया महास्थान बंगाल सोहगौरा गोरखपुर से अन्नागार अकाल हेतु स्थापित किए गए थे। इसकी मृत्यु देख लीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। अरे कहाँ हो गया यार, मजा नहीं आती क्या? और कुछ स्टाइल बदले, कहानी वानी बताएं। बहुत देखिए भाई, प्राचीन इतिहास में हमको भी पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई थी। पढ़ने पढ़ाने में इतना देखिए हम फिट फट होके आते हैं, इसीलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो देखिए मृत्यु ये कहा गया कि ये पहले तो आजीवक या हिंदू धर्म के पोषक रहे, लेकिन लास्ट में क्या हो जाते हैं? जैन हो जाते हैं। ये सब जानते होंगे, ये सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु, कल्पसूत्र जिसका भी लिखा है, ऐसे याद हो जाएगा, सब घबराइए नहीं। तो भद्रबाहु ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ने वाला है, 12 वर्षों का अकाल पड़ने वाला है, दरिद्रता आ जाएगी, महामारी आ जाएगी। तो अब इनका अंतिम समय भी चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। बेटा भी सयाना हो गया था। दुर्धरा से प्राप्त बेटा बिंदुसार सिंहसेन, जिसका नाम जैन ग्रंथों में मिलता है, सिंहसेन। तो कहें कि चलिए चलते हैं वहीं दक्षिण भारत, उत्तर से हम लोग कहाँ भाग चलते हैं? दक्षिण भारत, और वहीं पे जो है थोड़ा सा शांति आंति मिलेगी। हाँ, ये लोग चले जाते हैं। अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए, और भद्रबाहु की जो भविष्यवाणी हुई थी कि 12 वर्षों की अकाल पड़ेगा, और वाकई में अकाल आया ऐसा कहा जाता है। तो ये लोग चले गए कहाँ?
श्रवणबेल गोला। ये कहाँ पड़ता है? वेरी गुड, वाह, सब लोग जानते हैं भाई। श्रवणबेल गोला कर्नाटक, वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी भी मिलती है। ऐसा बताया जाता है इन्हीं के नाम से उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी रख दिया गया। और वहां पर चले गए और अपना सिंहासन किसके लिए छोड़ दिए? अपने पुत्र सिंहसेन के लिए। जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया? सिंहसेन, बिंदुसार को, बिंदुसार को। और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए तख्त खाली करके या कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला। और वहां पर इन्होंने किस पद्धति से प्राण त्याग दिया? संलेखना पूछा जाता है। संलेखना में क्या होता है? आमरण अनशन। ऐसा अनशन? आमरण अनशन। जब तक मृत्यु नहीं आ जाएगी तब तक हम अनशन करते रहेंगे, अन्न और जल का त्याग करके। ऐसा बताया जाता है। जैन मुनि जो है इसी संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागते हैं। संलेखना वृद्धि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस तरह से देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं हमारे बीच में। देखिए इनकी जात, एक स्पूनर महोदय है, विदेशी राइटर, देख लीजिए। अभी 2-3 मिनट है, घबराओ नहीं, हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। स्पूनर महोदय, इनको पारसीक कहते हैं, ये जान लीजिए, जरूरी है। क्योंकि स्पूनर महोदय इनका कहते हैं कि ये पारसीक जाति है। चंद्रगुप्त मौर्य, स्पूनर महोदय चंद्रगुप्त मौर्य को किस जात का मानते हैं? पारसीक, पारसीक जाति का मानते हैं। स्पूनर महोदय चंद्रगुप्त मौर्य को पारसीक जाति का मानते हैं। ब्राह्मण साहित्य बता ही दिए, शूद्र मानते हैं। बौद्ध जैन क्षत्रिय मानते हैं। अगर आप लोग 2-3 मिनट दें तो हम बिंदुसार निपटा दें। अभी बिंदुसार में कुछ ही नहीं है। बिंदुसार का एकमात्र वो भी संदिग्ध विजय मिलती है, अंग की विजय। और उसके बाद देखिए ये लोग सब पकी पकाई खिचड़ी पाए थे, अशोक, बिंदुसार सब, क्योंकि सारा युद्ध किसने लड़ लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और लंबा कार्यकाल फिर मौर्य वंश का चलता है। बताते हैं कितने वर्षों तक शासन किए थे चंद्रगुप्त मौर्य? 24, कहीं 27 मिलता है। इतने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और इसी तरह से फिर 37 वर्षों तक अशोक करता है, बिंदुसार करता है। तो बिंदुसार के बारे में बहुत जानकारी ये है कि इसकी माता का नाम पूछा जाता है। इसकी माता, बिंदुसार को सत्य विनाशक भी तो कहते हैं, सत्य विनाशक। हाँ, तो 4-6 लाइन वही तो है। अमित्र घात, अमित्रोकेट्स कहा है यूनानियों ने। अमित्रोकेट्स या अमित्र घात, अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। तो रहने दे भाई। हाँ, चलो देखिए, थैंक यू भाई।